वेलकम टू शायद सरस एजुकेशन पॉइंट। बेटा, इससे पहले जो लेक्चर हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था दैट वाज ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज़, और यू कैन से नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। ठीक है, और इससे पहले भी हमने एक टॉपिक पढ़ा था यूनिट नंबर 2 को लेकर, दैट इज़ व्हाट आर द ह्यूमन वैल्यूज़, राइट। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारा जो टॉपिक है इट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। जी हाँ बेटा, आज हमारा तीसरा टॉपिक है यूनिट नंबर 2 को लेकर, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, लेट मी टेल यू, ये जो स्लाइड है यहाँ पे मैंने जनरल क्लासिफिकेशन लिखी है, लेकिन जनरल क्लासिफिकेशन के साथ साथ मैं आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी बताता जाऊंगा। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन में बेटा आपको दो चीज़ें याद रखनी है। वन क्लासिफिकेशन बाय ब्रूबैकर, राइट माय डियर, एक क्लासिफिकेशन जो है दैट इज ब्रूबैकर्स क्लासिफिकेशन। बर्बैकर बोलो, हाँ। तो बर्बैकर ने एक क्लासिफिकेशन दी है, इसने अपनी बुक में जो उसकी बुक है मॉडर्न फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन, उसमें इसने मेंशन किया है, जनरली दो वैल्यूज़ की बात करी है, और इसी वैल्यूज़ में उन्होंने और एक क्लासिफिकेशन रखी है दैट इज़ एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़ और इंट्रिंसिक वैल्यूज़, जो मैं पिछले लेक्चर में आपको बोल चुका हूँ कि वो चीज़ हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ व्हाट स्प्रैंजर्स क्लासिफिकेशन, जिसमें वो 6 वैल्यूज़ की बात कर रहा है। तो स्प्रैंजर्स क्लासिफिकेशन भी आपको याद रखना है। देखिए भाई, अगर आप मेरे नोट्स देखोगे तो नोट्स पे आपको ब्रूबैकर और स्प्रैंजर की क्लासिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पे मैंने जनरल क्लासिफिकेशन दी है, ठीक है। लेकिन जब मैंने पूरी तरह से एनालाइज किया कि भाई ये बहुत ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं, इसलिए हम इनको भी पढ़ेंगे और जो जनरल क्लासिफिकेशन है उनको भी पढ़ेंगे। अगर वहाँ पे क्वेश्चन आ गया जब क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ पे आप डिस्कस करो, आप कोई भी क्लासिफिकेशन चूज़ कर सकते हो। आप ब्रूबैकर भी लिख सकते हो, स्प्रैंजर की भी लिख सकते हो, और जो मैंने नोट्स पे लिखा है जनरल क्लासिफिकेशन आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो चलते बेटा आज डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको लेकर ना 2 लेक्चर्स लगेंगे। एक लेक्चर में हम पहले हम जनरल क्लासिफिकेशन देखेंगे, और दूसरे लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ब्रूबैकर्स क्लासिफिकेशन एंड स्प्रैंजर्स क्लासिफिकेशन। वो बिल्कुल ईजी और सिंपल है। अगर हमें टाइम मिलता है तो लास्ट में हम ये 2 चीज़ें भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। ओके, तो नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, पहले ही पॉइंट पे आप देख सकते हो, जस्ट 1 मिनट, इसका मैं थोड़ा यस माय डियर। तो यहाँ देख सकते हैं कि ह्यूमन वैल्यूज जो है can be classified into different categories based on their nature and aspect of human life they address। तो यहाँ पे मैंने here is a common classification of human values, मैंने general classification यहाँ पे रखी हुई है कि human values की क्लासिफिकेशन जो है वो क्या क्या है। तो चलिए बेटा डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज आर हियर। नंबर 1 आप देख सकते हो बेटा, नंबर 1 इज शाबाश मॉरल वैल्यूज। तो इस चीज़ को डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है, ये तो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। एनीवेज फिर भी देखते हैं मॉरल वैल्यूज़ का मतलब क्या है। देखिए, मॉरल वैल्यूज़ जो है परटेन्स टू प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। गुड है ना, सिंपल, बहुत सिंपल है भाई। मॉरल वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ है that pertain to the principles of what is right and what is wrong, and ये आपको गाइड करते हैं किसमें, ethical behavior में। ethical behavior भी हमने शायद डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स जिसमें है ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, फेयरनेस, जस्टिस, ट्रूथफुलनेस, कंपैशन, एम्पैथी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, यार ये सारी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ में ही डिस्कस किया है। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्लासिफिकेशन माय डियर दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो मॉरल वैल्यू इज़ द फर्स्ट कैटेगरी
ओके, समझ आ गए? ओके डियर, तो नंबर्स नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज सोशल वैल्यूज। देखो भाई, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। moral values, they are pertinent to the principles that they will differentiate you among right and wrong। हाँ, आपकी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, फेयरनेस, ये आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। नंबर सेकंड पे आप देख सकते हो सोशल वैल्यूज़। तो सोशल वैल्यूज़ जो है ये किस पे फोकस करते हैं? ये फोकस करते हैं सोसाइटी पे। सोसाइटी में इंटरेक्शन, देखो हर किसी सोसाइटी में अपना पैटर्न होता है, फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? तो ये रिलेशनशिप्स के रिलेटेड जो वैल्यूज़ होते हैं, दैट इज सोशल वैल्यूज़। तो एक ही लाइन पे फोकस करेंगे ना बेटा, सोशल वैल्यू जो है फोकस ऑन इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप विद इन सोसाइटी। अगर आप इतना भी लिख सकते हो ना, काफ़ी है, समझ आ गया? और फर्दर क्या है? दे प्रमोट हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस, कॉपरेशन, म्यूचुअल रेस्पेक्ट अमंग इंडिविजुअल्स। एग्जाम्पल्स देखो क्या है? रेस्पेक्ट, टॉलरेंस, इंक्लूसिविटी, टीम वर्क, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, जस्ट मॉरल ये भी पता है, सोशल है ना, इजी है। चलिए भाई, अभी और एक वैल्यू देखते हैं क्लासिफिकेशन में, और एक वैल्यू देखते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। यस, व्हाट इज दैट? थर्ड वन क्या है बेटा? शाबाश, पर्सनल वैल्यूज। तो ये जो पर्सनल वैल्यूज है, पर्सनल वैल्यूज जो है आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स बिलीफ। ये खाली फोकस करता है एक इंडिविजुअल पे, एक इंडिविजुअल पे फोकस करता है, इंडिविजुअल के बिलीफ्स पे, इंडिविजुअल के लाइक्स डिसलाइक्स पे, प्रेफरेंसेस पे, प्रायोरिटीज पे। समझ आ गया बेटा? तो ये एक इंसान की पर्सनैलिटी को शेप करती है, पर्सनल आइडेंटिटी को शेप करती है, उसके बिहेवियर को शेप करती है, वो डिसीजन मेकिंग में, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोनॉमी, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इंप्रूवमेंट, पर्सनल ग्रोथ, ऑथेंटिसिटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। देखो फोकस किस पे करना है? पर्सनल पे, यानी ये वो वैल्यूज है जो एक इंसान को लेकर आप डिस्कस कर रहे हो, इंसान के बिलीफ्स को लेकर, इंसान के प्रेफरेंसेस को लेकर और इंसान की प्रायोरिटीज को लेकर, इसके लाइक्स डिसलाइक्स, डिसीजन मेकिंग, सेल्फ इंप्रूवमेंट, ग्रोथ, ऑथेंटिसिटी, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये सारी चीजें हमें क्या बताती है? पर्सनल वैल्यूज के बारे में बताती है। समझ आ गया बेटा? बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। अब देखिए ना दूसरा, स्पिरिचुअल वैल्यूज। भाई ये कौन सी बड़ी बात है? स्पिरिचुअल वैल्यूज का मतलब क्या है? ये टॉप ट्रांसेंडेंटल वैल्यूज उनको कहते हैं। तो स्पिरिचुअल वैल्यूज जो है ये उन बिलीफ्स और उन प्रिंसिपल्स को हमें रिलेट करती है जो है दैट ट्रांसेंडेंट और हायर पर्पस ऑफ लाइफ। ट्रांसेंडेंटल नीड्स जो होते हैं ना, अगर आपने इब्राहिम मैस्लोज थ्योरी पढ़ी होगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद, और एक नीड होती है दैट इज ट्रांसेंडेंटल नीड, दैट इज हायर नीड, उसको हम स्पिरिचुअल नीड कहते हैं। तो स्पिरिचुअल वैल्यू में आपको क्या? सेंस ऑफ कंटेंट, कनेक्टेडनेस, मीनिंग एंड फुलफिलमेंट बियॉन्ड मटेरियल एस्पेक्ट। आई विल टेल यू, से फॉर एग्जांपल, दिस वर्ल्ड इज पेरिशेबल, materialistic world. तो beyond this materialistic world there is another world, that is eternal world. समझ आ गया? So what is the purpose of this life and what next to this life? So ये उन वैल्यूज को हम स्पिरिचुअल वैल्यूज कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स हम क्या क्या लिख सकते हैं? लव, ग्रेटिट्यूड, पीस, कंपैशन, फॉरगिवनेस, ह्यूमिलिटी, माइंडफुलनेस। तो ये सारी चीजें, यानी connection of a man with the God. Are you getting my point? तो this is spirituality. I hope बेटा ये spiritual values आपको बहुत easily समझ आएगा। spiritual values में हम ज़्यादा preferences देते हैं higher values में। ये जो materialistic values है ना, they are lower values. Beyond this materialistic value, there are some transcendental values. तो जिनको हम higher values कहते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो ये भी हम इस क्लासिफिकेशन में लिख सकते हैं। चले भाई, नेक्स्ट पॉइंट है इंटेलेक्चुअल वैल्यू। मैंने बहुत सारे वैल्यूज लिखे, आप 2, 4 या 5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स क्यों दिए? क्योंकि फिर इंसान बाद में भूल जाता है कि वो अगर 7 वैल्यूज की क्लासिफिकेशन है, आप एग्जाम में फिर 4 ही लिख पाते हो, 5 ही लिख पाते हो। लेकिन जब आप लोग ये सारे 8 के 8 पढ़ोगे ना, एटलीस्ट 8 में से 4 या 5 आप एग्जाम में इजीली लिख सकते हो। दैट इज वाई मैं इतने सारे एग्जाम्पल्स
मेंशन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ की बात करते हैं। इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ जो है ये इंसान की नॉलेज पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पे फोकस करती है। इंसान में कितनी नॉलेज है, इंसान कितना क्रिटिकली इवैल्यूएट चीज़ों को करता है, इसके अंदर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ कितनी है, तो ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड करते हो किसमें, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ में। एक बंदा इंटेलेक्चुअली कितना वर्थवाइल है, समझ आ गया, नॉलेज को लेकर, क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को लेकर, समझ आ गया। तो इसमें एग्जांपल्स क्या है, इंसान कितना क्यूरियस है चीज़ों को लेकर, इंसान का ओपन माइंड है कि वही क्लोज्ड माइंड है, छोटी सोच रखने वाला बंदा या बड़ी सोच रखने वाला बंदा, हर तरीके का सोच रखने वाला बंदा है ना, रैशनैलिटी, क्रिएटिव, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी एट्सेट्रा, दीज आर द एग्जांपल्स दैट यू कोट इन व्हाट, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज। समझ आ गया बेटा, एक बंदा इंटेलेक्चुअली, एक बंदा नॉलेजेबली, एक बंदा क्रिटिकल इवैल्यूएटर, क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें कितनी ज़्यादा है, तो उसको हम किसमें इंक्लूड करेंगे, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ में, राइट। अनदर इज कल्चरल वैल्यू। देखो इट इज़ रिलेटेड विद द कल्चर, कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। A cultured man is an educated man, and an educated man is a cultured man. When you respect your culture, when you respect your elements of the culture, when you preserve your culture, when you transmit your culture, so you have a value of your culture. So you make, आप अपने कल्चर को इम्पोर्टेंस देते हो, तो दैट मीन्स कल्चरल वैल्यूज। तो देखते हैं कल्चरल वैल्यूज़ में आपके बिलीफ्स आते हैं, कस्टम्स आते हैं, ट्रेडिशंस आते हैं, नॉर्म्स आते हैं, है ना। तो ये इन बिलीफ्स को, इन कस्टम्स को, इन ट्रेडिशंस को आप ओवन करते हो। इसका मतलब है आप में क्या है, आप में आज जब आप अपनी कल्चरल आइडेंटिटी नहीं खोना चाहते हो, तो आप में कौन से वैल्यूज़ होते हैं, कल्चरल वैल्यूज़ होते हैं। तो डिफाइन शेयर्ड एक्सपेक्टेशन एंड बिहेवियर विद इन ए कल्चर। एग्जाम्पल्स, आप रेस्पेक्ट करते हो एल्डर्स को, तो ये कल्चर ही हमें सिखाता है। हॉस्पिटैलिटी, फैमिली वैल्यूज़, कल्चरल हेरिटेज एंड प्रिजर्वेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो फिर से देखते हैं कल्चरल वैल्यूज़ में, कल्चरल वैल्यूज़ में एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, व्हेन यू रेस्पेक्ट द एल्डर्स, हॉस्पिटैलिटी, फैमिली वैल्यूज़, कल्चरल हेरिटेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। अभी तो मैं बात कर रहा था। तो सिंपल 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 सिंपल, अगर आप अपने कल्चर को क्या रिस्पेक्ट करते हो, आप अपने कल्चर को ट्रांसमिट करना चाहते हो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। देखो बहुत सारे हमारे कल्चरल एलिमेंट्स हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं अभी, जो हमारे एंसेस्टर्स के वक्त थे लेकिन आज वो नहीं है, ठीक है ना बेटा। मैं नहीं कहता हूँ कि भाई कल्चर में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनको प्रिजर्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। अगर हम उन चीज़ों को प्रिजर्व करेंगे तो दैट मीन्स आप में कल्चरल वैल्यूज़ है। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है संस्कार, कल्चर, हाँ, संस्कार जो होते हैं हम वो पेरेंट से रिसीव करते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स हमें अच्छी तरबियत देंगे तो वो तरबियत जो है अपने बच्चों में डालेंगे और जो बच्चे हैं वो अपने बच्चों में डालेंगे, इसी तरह ये ट्रांसमिट होता जाएगा। लेकिन पहले इसको प्रिजर्व करना सीखना है, तो इसको हम कहते हैं कल्चरल वैल्यूज़। आई होप बेटा वेरी सिंपल, वेरी इजी, आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही है। चलिए भाई लास्ट है। देखो बहुत प्यारा लेक्चर था, बहुत ही ईजी है। एनवायरमेंटल वैल्यूज़। एनवायरमेंटल वैल्यूज़ में आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो, जिस सराउंडिंग में रहते हो, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो, यानी यू वांट टू प्रोटेक्ट योर एनवायरनमेंट, बिकॉज आपकी डिवेलिंग प्लेस क्या है, एनवायरनमेंट, तो यू मस्ट रेस्पेक्ट द एनवायरनमेंट। अगर आपने ऐसा किया तो आप में कौन सा वैल्यू आ गया, जाहिर सी बात है एनवायरमेंटल वैल्यू, है ना। तो एनवायरनमेंट जो है, ये एनवायरमेंटल वैल्यूज़ क्या रिफ्लेक्ट करता है, एनवायरमेंटल वैल्यूज रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा एनवायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबिलिटी एंड स्टीवर्डशिप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द नेचुरल वर्ल्ड, हमें प्रमोट करना इकोलॉजिकल बैलेंस एंड कंजर्वेशन, ठीक है ना। एक इंसान एनवायरमेंट को तबाह कर सकता है लेकिन एनवायरमेंट भी इंसान को तबाह कर सकता है। इंसान तबाह कर सकता है एनवायरमेंट को, एनवायरमेंट तबाह कर सकता है इंसान को। सो देयर इज अ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन मैन एंड द एनवायरमेंट। अब ये अच्छी तरह से बैलेंस कैसे किया जाएगा, अगर एक इंसान एनवायरमेंटल गोल्स को सही तरीके से इंप्लीमेंट करता है तो अपने एनवायरमेंट को वो बचा सकता है, ठीक है। तो कल जाके ना एनवायरमेंट भी एक इंसान को बचा सकता है, तो देयर इज एन बैलेंस। अब आए दिन देखते हैं कि कितना ज़्यादा पोल्यूशन है। पोल्यूशन किस बात का है,
एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, डिफॉरेस्ट्रेशन है, बहुत सारी खराबियां हैं एनवायरनमेंट। किसने किया? हमने किया, इंसान ने किया। तो वी डोंट हैव द एनवायरमेंटल कंसर्न। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एनवायरमेंटल वैल्यूज हमें ये अवेयरनेस देते हैं कि आपके लिए एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें कितना ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल बनना है टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। तो अगर आप एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनते हो टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग यूर, टुवर्ड्स सेविंग योर एनवायरनमेंट, तो आप में कौन सा वैल्यू आ गया? आप में एनवायरमेंटल वैल्यू आ गया। आई होप बेटा ये सारी क्लासिफिकेशन जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया। ओके तो लास्ट में देखते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट टू नो दैट दिस कैटेगरीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड वैल्यूज कैन ऑफन ओवरलैप और इन्फ्लुएंस वन अनदर। एडिशनली द इंपॉर्टेंस एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वैल्यूज मे वेरी अक्रॉस इंडिविजुअल एंड कल्चर। तो जितने भी वैल्यूज मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए हैं, किसी कल्चर में ये वैल्यूज एक्सेप्टेबल है, किसी वैल्यू में ये चेंज होता है अक्रॉस द कल्चर्स एंड अक्रॉस द कंट्रीज, राइट। तो आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। तो इसके बाद जो एक अभी मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आपको 2 क्लासिफिकेशन याद रखनी है, ब्रूबैकर्स क्लासिफिकेशन एंड अनदर इज स्प्रेंजर्स क्लासिफिकेशन। वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे और इसमें आपको डिस्कस करना है सम इंट्रिंसिक वैल्यूज़ एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे बिकॉज वो वाला लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक्स्ट्रा मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि भाई वो एग्ज़ाम में आ सकता है, लेकिन हालांकि मैंने अपने नोट्स में वो नहीं लिखा है। ओके तो बेटा अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, शाहिद सरज एजुकेशन पॉइंट फ्राम प्ले स्टोर। तो वहाँ जाके आप इन नोट्स को परचेज कर सकते हो। बट इफ़ यू स्टिल फेल टू परचेज देम यू कैन सिंपली कॉन्टैक्ट मी माई डियर एंड माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 7780817302। ओके थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.